नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। बीते दिनों में ईडी दे दनादन छापेमारियां कर रही है। पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फिर पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी और अब शिवसेना सांसद संजय राउत से जुड़ा पात्राचाल मामला। वहीं ईडी के एक्शन को लेकर पक्ष और विपक्ष भी लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सदन से लेकर सड़कों तक हंगामा बरप रहा है। विपक्ष का कहना है कि ईडी का काम मात्र सत्तारूढ़ी पार्टी के हुक्म पर सिर्फ विपक्ष को परेशान करना रह गया है। वहीं सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार विपक्ष के तीखे तेवरों पर पलटवार कर रही है। आज स्वदेशार की शुरुआत इसी मुद्दे से करेंगे और जैसा आरोप विपक्ष लगा रहा है कि ईडी का इस्तेमाल केवल विपक्ष को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, क्या यह आरोप वाजिब है? क्या सच में ईडी सीबीआई की तरह पिंजरे में कैद तोता बनकर रह गई है जो सिर्फ सरकार का हुक्म मानता है? सवाल कई हैं जिनका जवाब देने और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयूर पारेख जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अरविंद जयतिलक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पक्ष और विपक्ष में जो वार पलटवार चल रहा है उसकी वॉइसेस। कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए और कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है और ऐसा करना डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। और डेमोक्रेसी को अगर आप अस्तित्व में रखना चाहते हैं, क्योंकि देश डेमोक्रेसी और संविधान को स्वीकार किया है और संविधान के मुताबिक हम अपोजिशन पार्टियों को ऐसा डरा धमका के या उस पार्टी के जो पेपर जिस पेपर ने इस देश के आज़ादी की लड़ाई में लड़ी है, नेशनल हेराल्ड हो। प्रवीण राउत जो डायरेक्टर थे इस कंपनी में, उनके पास 100 करोड़ रुपए आए। ये जो 1040 करोड़ था ये बटा 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत जी के पास आए। प्रवीण राउत जी ने भी 100 करोड़ रुपए इसमें से आगे भेजे, अपने रिश्तेदारों को दिए, अपने मित्रों को दिए, जिनसे सहायता मिली होगी उनको दिया। उसमें से जो एलिगेशन है, जो आप देख सकते हैं, मीडिया भी दिखा रही है, इसमें से एक बड़ा रकम संजय राउत जी के अकाउंट में भी गया है। यह भी खुलासा मीडिया ने किया है, यह भी एलिगेशन है, यह भी मामला कोर्ट में गया हुआ। ये जो प्रवीण राउत है, जो संजय राउत के खासम खास हैं और जिन्होंने गबन किया, उनकी पत्नी माधुरी राउत, ये संजय राउत की धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा राउत की खास मित्र है। और माधुरी राउत जी ने वर्षा राउत जी को, अर्थात संजय राउत की पत्नी को 83 करोड़ रुपए, यह उनके 83 लाख रुपए, माफ करिएगा, 83 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए एक अनसिक्योर्ड लोन के रूप में। 83 lakhs were given to the wife of Sanjay Raut, श्रीमती वर्षा राउत जी, as an unsecured loan by wife of प्रवीण राउत, माधुरी राउत। अब ये अनसिक्योर्ड लोन जो 83 लाख का मिला, उसमें से संजय राउत के परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। नोटों की गड्डियां निकल रही है, गड्डियां देखकर आंख चकाचौंध हो जाता है कि ये है क्या। ऐसे पहाड़ निकल रहे हैं नोटों के, हर जगह पार्थ बैठे हैं। बंगाल में दीदी का पार्थ, यहां उद्धव का पार्थ, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल का पार्थ। सरकार की जो नियत वो हम सबके लिए मालूम है, नियत भी साफ है कि किसी तरह विपक्ष के जितने लोग हैं सबको ऊपर झूठी कार्रवाई किया जाए, फंसाया जाए, दहशतगर्द के माहौल पैदा किया जाए। नहीं तो देखिए DHFL 34,000 करोड़ खा गई हमारे, मेहुल चौकसी से लेकर नीरव मोदी से लेकर, एक दो नहीं हजारों करोड़ रुपया खाए गए। ये सरकार की इसमें कोई चिंता है? फडणवीस जी से बात की है, अनिल परब का जो गैर कानूनी रिसोर्ट बना है उसको तोड़ने की नोटिस केंद्र सरकार ने दी है, तो वो तोड़ने का काम तुरंत रत्नागिरी कलेक्टर शुरू करे, ऐसा मैंने आग्रह किया है।
पहले रिसोर्ट गिरेगा और साथ में रिसोर्ट में जो पैसा लगाया वो पैसा कहां से आया उसकी भी जांच होगी। अब अनिल परब को भी हिसाब देना पड़ेगा। इस तरह पक्ष और विपक्ष की जो दोनों पार्टियां हैं वो ईडी को लेकर अपनी बातें रख रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है, विपक्षी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि कुल मिलाकर ये एक राजनीतिक एजेंडा है जो उन्हें परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मयूर पारेख जी और अरविंद जयतिलक जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। समझना ये ज़रूरी है इस समय कि क्या दरअसल जो बात कही जा रही है कि सरकार इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, वो सच है या नहीं। मयूर जी, आपसे शुरुआत करूंगा मैं चर्चा की। ये कहा जा रहा है कि इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो विपक्षियों को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। आपका क्या थॉट है इस पर? देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि ईडी अगर रेड कर रही है, ईडी अगर लोगों को पकड़ रही है, तो आखिर धुआं तो वहीं से निकल रहा है जहां कहीं आग लगी है। तभी किसी के ऊपर कार्यवाही तो हो नहीं रही है। जो भी कार्यवाहियां हो रही है उसके पीछे संदिग्ध ट्रांजैक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसी संस्था है जो मनी ट्रेल को पकड़ती है। अब जिस तरह के एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं कि 83 लाख रुपीस के अनसिक्योर्ड लोन्स दिए गए, कहीं किसी के घर से 40 करोड़ रुपया, पहले 20 करोड़ फिर 22 करोड़ रुपया कैश निकल रहा है। कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से ये आरोप तो हमेशा ही लगता रहा है कि चुनाव से पहले ब्लैक मनी यहां से वहां होता है और इन पैसों के जरिए ही चुनाव जीता और हारा जाता है। अब ये जो पैसा है यही पकड़ा जा रहा है, ईडी कार्यवाही कर रही है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है जो कि आज महाराष्ट्र में जगह जगह पर एनसीपी पार्टी ने बैनर लगाकर सवाल पूछे थे कि जो नेता विपक्ष से उठकर भारतीय जनता पार्टी में आए वहां पर ईडी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आज एकनाथ शिंदे सरकार जो है, उस एकनाथ शिंदे सरकार के अंदर भी जो विधायक शिवसेना छोड़कर बीजेपी में आए हैं उसमें से कई विधायकों पर ईडी की कार्यवाही चल रही है। जैसे कि यशवंत जाधव की धर्मपत्नी यामिनी जाधव के ऊपर ईडी की कार्यवाही चल रही है। इसी तरह से जो एकनाथ शिंदे के एकदम करीबी माने जाते हैं उनके ऊपर भी ईडी की कार्यवाही चल रही है। लेकिन यहाँ कोई कार्यवाही दिखाई नहीं दी रही है। ये कार्यवाही जब तक वो शिवसेना में थे तब तक इनके ऊपर होने वाली कार्यवाही सुर्खियों में बनी रहती थी। अब कहीं ना कहीं ये कार्यवाही ठंडी पड़ती हुई दिख रही है जी। तो जहां तक कार्यवाही हो रही है ये तो बहुत ही बढ़िया है, जहां तक पार्शियल कार्यवाही हो रही है तो ये बात ठीक नहीं है। बिल्कुल। अरविंद जी, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मयूर जी ने कही वही मैं पूछना चाह रहा था कि जो सांसद या जो राजनेता जो हैं जब तक विपक्षी पार्टी में थे तब तक उनके ऊपर जांच चल रही है। जैसे ही उन्होंने पार्टी अपनी ज्वाइन कर ली तो उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी वो ठंडे बस्ते में चली गई। इससे तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि बहुत टारगेटेड तरीके से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। आपका एनालिसिस क्या कहता है अभी तक? देखिए, सवाल यह नहीं है कि शीशा कैसे टूटा, सवाल यह है कि पत्थर किधर किधर से चल रहे हैं। अगर आपके यहाँ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके रेड पड़ रहे हैं, अगर कुछ निकल रहा है जो कि वित्तीय सिस्टम को पूरी तरह से चौपट कर दिया है या आपको भ्रष्टाचार की जद में ला दिया है, तो आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। आप यह नहीं कह सकते हैं कि उनके यहाँ रेड क्यों नहीं पड़ रहा है। हो सकता है कि सरकारें बदलें तो उनके यहाँ भी रेड पड़े। देखिए, भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो उसके जिस तरह कैंसर के कीड़े को मारना जरूरी होता है, वैसे इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर ठोस कार्रवाई होनी ही चाहिए। देखिए, इसमें इसका अपना एक राजनीतिक एंगल है। आप याद करिए, जब हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था तो ओम प्रकाश चौटाला क्या कहा करते थे, कहते थे कि नहीं, हमारे ऊपर जो है जानबूझ करके जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन नतीजा क्या निकला? अदालत के जरिए उनको जो है तिहाड़ जेल जाना पड़ा। दूसरी तरफ आप देखिए, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में कह रहे थे कि नहीं, हमें जानबूझकर राजनीतिक तौर पर फंसाया जा रहा है। नतीजा क्या निकला? जयललिता का आप देख सकते
सकते हैं, तमाम ऐसे उदाहरण है। तो अगर पार्थ इस तरह से पैदा हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, तो निस्संदेह उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मयूर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग आ जाते हैं, तो आखिर उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? अब देखिए, इसको तो हम वो कहा जाता है ना कि नैतिकता के उच्च आदर्शों का परखा जाना खत्म नहीं होता, लेकिन भारतीय सियासतदानों से इस तरह की आप जो है अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह जो है कर्पूरी ठाकुर जैसा कोई व्यक्ति बन जाए, समाजवादी नेता, या कोई और जो है इस तरह से ईमानदार व्यक्ति बन जाए। जिस तरह से आज की राजनीतिक रवायत है और जिस तरह पार्टियों में जो है सेंधमारी करके जो है विधायक या सांसद तोड़े जा रहे हैं, सरकारें बनाई जा रही है, उसमें आप जो है उस सुचिता की बात नहीं कर सकते हैं। आपको स्वीकारना पड़ेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी सत्ता रहेगी, सरकार रहेगी, वो मनमानी करेगा। ये आपको बिल्कुल याद जो होगा जब यूपीए की सरकार थी, तो सीबीआई ने चार्जशीट जो बदला था, उसको लेकर के क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह जो जी। है पिंजरे का तोता हो गई है। तो वो सवाल जो है आज ही नहीं उठ रहे, सवाल जो है बहुत पहले भी उठे हैं और इस तरह के सवाल उठते भी रहेंगे, क्योंकि जिस करेक्ट। तरह से अब जी, तो जिस तरह से इस तरह की जो राजनीति चल रही है, तो उससे जो है हम लोगों को जो है लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है ना कि कम से कम ऐसे लोग पकड़े तो जा रहे हैं। भारतीय जनमानस के लिए कम से कम जो ये संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं, उन पर विश्वसनीयता बढ़ी है कि करेक्ट। जिनके तो यहाँ रेड संस्था हो पर रहा है, उन पर विश्वास पैसा- बढ़ा है यहाँ पर, और जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, जो लोग घोटाले कर रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये दोनों आप लोग मान रहे हैं। मयूर जी, मैं लेकिन ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जो जांच एजेंसी है वो तो सीबीआई हुआ करती थी। एक समय था जब बड़े केसेस सीबीआई को दिए जाते थे और वो जांच करती थी, लेकिन जो राज्य हैं उनके बीच में फंसकर क्या ऐसा लग रहा है कि सीबीआई को धीरे धीरे जो है पीछे धकेला जा रहा है, हर चीज में ईडी को सामने लाया जा रहा है क्योंकि ईडी के पास पावर्स ज्यादा हैं? देखिए, ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड होने लगे हैं। यानी कि ऑफ कोर्स विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम सोसाइटी सिविल ही होती है। पहले युद्ध हुआ करते थे 50-60 सालों पहले, जिसमें फैसला होता था जीत हार का। जिसके बाद आजाद हुए, उसके बाद सिस्टम आधी कमजोर थी, आधी मजबूत थी। तो हमने देखा कि सीबीआई जो है वो ज्यादा इफेक्टिव टूल है। और अब आधार कार्ड के जमाने में, पैन कार्ड के जमाने में और बैंकिंग सिस्टम के जमाने में और नोटबंदी के बाद के जमाने में, जहां पे करेंसी नोट 500 के बाद सीधा 2000 है, वहां पर अब सबसे ज्यादा ईडी ही कारगर है। ईडी जो है सीबीआई को दबाया गया है ये नहीं है। बात यह है कि सीबीआई तो कई जगहों पर काम करेगी, लेकिन जहां पर आप ये देखेंगे कि ज्यादातर फॉरेन ट्रेड हुआ है या कोई देश छोड़ के भाग गया है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, कानून को सैबोटेज करने की एक्टिविटी दिख रही है, वहां पे आपको ज्यादातर सीबीआई दिखाई देगी। लेकिन आज की तारीख में जब जग जो है वो पूरा का पूरा अर्थमय हो चुका है और हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, जहां पे रोकड़ा ही सबका भगवान हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो आर्थिक रूप से ट्रेल पकड़ने में महारत हासिल कर चुका है, जिसके पास इनकम टैक्स से लेके तमाम वित्तीय जानकारियों का स्ट्रेट एक्सेस है विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर परमिशन नीडेड, इस परिस्थिति में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही आने वाले दिनों में भी तेजी से आगे कार्यवाही करती हुए हमें दिखाई देगी। चलिए, ये बात बहुत साफ हो गई कि अब चूंकि अर्थमय हो गई है दुनिया, जैसा कि यहाँ मयूर जी कह रहे हैं, हर चीज पैसे से जुड़ी है और उसको ट्रेल को पकड़ने में ईडी जो है वो माहिर है, तो जाहिर तौर पर उसका जो है कामकाज बढ़ जाता है। लेकिन एक आखिरी सवाल अरविंद जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जो कन्विक्शन रेट है वो तो बहुत कम है। पिछले सालों में अगर हम देखें, जितने ज्यादा रेड्स ईडी ने किए हैं, जितने केसेस हुए हैं, करीब करीब 2600 के आसपास यहाँ पर जो है रेड्स की गई हैं, उनके सामने कन्विक्शन 50-55 के आसपास जो रेट है वो तो बहुत ही, जो ट्रैक रिकॉर्ड जिसे कहेंगे हम ईडी का, वो तो बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है काफी हद तक वो भी जिम्मेदार है। जिस तरह से हमको लगता है कि फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए इन सब मामलों का निपटारा करना चाहिए। और देखिए, किसी भी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता तभी बढ़ती है जब उसमें जो है, जो वाकई में जो अपराधी हैं वो सजा के मुकाम तक पहुंचते हैं। देखिए, सीबीआई की, अभी आदरणीय मयूर जी ने कहा कि सीबीआई को लेकर पीछे नहीं ढकेला गया, मेरा मानना है या मैं थोड़ा असहमत हूँ। सीबीआई को लेकर भारत में जो एक अविश्वसनीयता का वातावरण फैला और पूरे जो है
मतलब जो जो केंद्र की सत्ता है उसके अगेंस्ट जो और जो राजनीतिक दलों की सत्ताएं हैं उसको लेकर के सवाल उठाए, तो जनमानस में भी यह मामला बैठा कि सरकारें जो है सीबीआई का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जिस तरह से ईडी ने जो है रेड मारा और वहां पे रंगे हाथ लोग रोशनी में कपड़े बदलते हुए पकड़े गए, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है, ईडी के अधिकार को उन्हें पूरी तरह से सुविचारित ढंग से जो है अपना फैसला करके कह दिया है कि नहीं ईडी जो कर रही है। अच्छा, मजेदार बात यह देखिए सवाल भारत तक सीमित नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का। आप आसियान में देखे मामला उठा, G20 में मामला उठा, G7 में उठा, बिम्स्टेक में उठा, फिर आपका सार्क में भी उठा था एक बार। तो इस तरह से वैश्विक जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो व्यवस्था है पूरे विश्व को जो है तबाह किए हुए है। तो ऐसे में जो है ईडी, मैं मयूर जी की बातों से सहमत हूं कि ईडी ही एक ऐसा संवैधानिक संस्था है जो कि इन पर जो है नकेल कस सकता है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आप दोनों ने कही कि ये एक संवैधानिक संस्था है जो यहाँ पर घोटाले कर रहे हैं और जो गड़बड़ियाँ कर रहे हैं देश में उन पर नकेल कर सकता है। और चूंकि सारा मामला पैसों से जुड़ा हो गया है इसलिए ईडी ही सबसे ज़्यादा जो है ताकतवर एजेंसी है जो इस पूरे इस तरह के ट्रेल्स को फॉलो कर सकती है। लेकिन एक बात तो माननी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा अरविंद जी ने कहा, यहाँ पर जिसकी सरकार रहेगी वो उस तरह की एजेंसी का इस्तेमाल करेगा ही। तो इस तरह जो आरोप प्रत्यारोप जो इस समय पक्ष और विपक्ष की पार्टियां कर रहे हैं वो भी लगातार चलता ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयूर जी और अरविंद जी आज समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए स्वदेश आर को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं आज शेयर बाजार की तरफ, जहां हमने देखा कि लगातार 5वें कारोबारी दिन बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से करीब 125 अंक सुधरा और 17,345 के पास जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने देखा कि 21 अंकों की बढ़त देखने को मिली। बैंक निफ्टी में हालांकि 121 अंकों का जोरदार उछाल रहा। दिन भर बाजार में और किस तरह का एक्शन रहा, बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद जुड़ रही है हमारे साथ। बिल्कुल, आज देखिए बाजार में आज मार्केट साहब 17,300 के ऊपर तो आप क्लोज होने में कामयाब हुए हैं, लेकिन आज एक रेंज रही 100-125 पॉइंट्स की निफ्टी पर। बट अच्छी द गुड पार्ट वाज कि सुबह जिस तरह से हम थोड़े प्रेशर में लग रहे थे, बाजार ने अच्छे से रिकवर किया और आप डेज हाई के पास बंद होते हुए, नियर टू डेज हाई आप देख रहे हैं निफ्टी को बंद होते हुए। क्लियरली अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर है इस बाजार में। ग्लोबली फैक्टर्स अच्छे हैं, ग्लोबली एटमॉस्फेयर सपोर्टिव है और आप जहाँ जहाँ भी अर्निंग्स का अच्छा ट्रिगर देख रहे हैं उन पूरे स्पेसेस में आपको अच्छी तेजी दिख रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें बैंक्स की लगातार आउट परफॉर्मेंस आपको पूरे जुलाई मंथ में भी देखने को मिले और आज भी आप देखेंगे इंडसइंड बैंक से शुरुआत हुई थी जब उनके नंबर्स आए और उसके बाद आपने देखा कि तमाम सारे बैंक्स के जिनके नंबर्स आ रहे हैं वहाँ पर अच्छी मूव इंडसइंड बैंक के बाद IDFC फर्स्ट आपने देखा और आज भी आपको बैंक्स में जितने भी मिड सेगमेंट के बैंक्स के नंबर्स आए वहाँ पर आप एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। और आप गेनर्स में भी आज देखेंगे तो दो बड़े काउंटर है। SBI के रिजल्ट्स इस हफ्ते आने हैं। इंडसइंड बैंक, SBI ये दो टॉप काउंटर है आपके आज। और साथ ही NTPC पर हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी दी। पावर स्टॉक्स भी आज तेज थे और ऑटो एंसिलरी पैक में ऑटो एंसिलरी में टायर स्टॉक्स और ये सारे स्टॉक्स भी तेज थे। ऑटो स्टॉक्स के नंबर्स आ रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम्स अच्छी हैं, जो मंथली सेल्स डेटा आ रहा है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के नंबर्स अच्छे हैं। मारुति भी आपने FNO गेनर, टॉप गेनर में भी देखा, FNO गेनर में भी देखा। लूजर्स आज कहाँ थे? आज आपको बाजार जब शुरू हुआ था, खुला था तो थोड़ा सा आपको डिफेंसिव मार्केट ज्यादा लग रही थी। ITC के नंबर के बाद आपको FMCG पैक में बेट्स ज्यादा दिख रहे थे, लेकिन वो गेन जेरो हुए। लेकिन लूजर आपको ब्रिटानिया जरूर दिखा। आज UPL आफ्टर द नंबर्स 2 दिन से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हीरो में प्रॉफिट्स बुक हुए हैं, लेकिन 3 स्पेसेस पेंट्स, कैंसाई, नरला के नंबर्स अच्छे आए। एशियन पेंट्स के पहले अच्छा नंबर आए थे, ये पूरे स्पेस में तेजी। टायर स्टॉक्स आपको क्लियरली तेज दिखाई दे रहे थे और कुछ और सेलेक्टिव पॉकेट्स आप बात करें तो कुछ पर्टिकुलर फार्मा स्पेस और साथ ही जितना भी मिड कैप बैंकिंग था और कुछ लार्ज कैप बैंक्स, वहाँ पर आज अच्छी तेजी देखने को मिली थी। बिल्कुल, तो एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से बाजार में देखने को मिली। जोमैटो में कल हो सकता है कि 7.8% की इक्विटी की ब्लॉक डील होगी। 61 करोड़ शेयरों की यह ब्लॉक डील 48 से 54 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हो सकती है। इस ब्लॉक डील के जरिए उबर BV अपना हिस्सा बेच सकती है। खबरें आ रही हैं कि ये ब्लॉक डील 13.8% डिस्काउंट पर होगी। आज हमने देखा जोमैटो के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। HDFC बैंक के पूर्व MD और CEO आदित्य पुरी और एडवेंट की मैनेजिंग पार्टनर श्वेता जलान को येस बैंक के बोर्ड में जगह मिल सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल के साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक आदित्य पुरी जो कि पूर्व MD एंड CEO हैं HDFC बैंक के, वो येस बैंक के बोर्ड में जा सकते हैं। हमारे
सूत्रों के मुताबिक आदित्य पुरी, जो कि अभी सीनियर एडवाइजर हैं एशिया प्राइवेट इक्विटी टीम कार्लाइल के, उनको यस बैंक के बोर्ड पर कार्लाइल नॉमिनेट कर सकता है। आपको याद होगा यस बैंक ने हाल ही में कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल के साथ एक डील अनाउंस की थी, जिसमें दोनों ही प्लेयर्स 10-10% तक हिस्सा ले सकते हैं बैंक में, और जो टोटल कंसिडरेशन था वो करीब 8,900 करोड़ का था। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि एडवेंट इंटरनेशनल श्वेता जालान को नॉमिनेट कर सकती है यस बैंक में, और सूत्र ये भी बताते हैं कि साथ ही साथ जो यस बैंक की नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी है, यानी कि एनआरसी, फाइनली इन नामों पर विचार करेगा और बाद में इसको रेगुलेटर को भेजेगा अप्रूवल के लिए। साथ ही साथ जो नॉमिनी डायरेक्टर्स होंगे कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल के, वो नॉन रिटायरी और नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में होंगे, यानी कि वो एक्टिवली यस बैंक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमने कार्लाइल और यस बैंक दोनों को रीच आउट किया जवाब देने के लिए, दोनों ही ने हमें जवाब नहीं दिया, लेकिन एडवेंट इंटरनेशनल ने हमें कहा कि वी कैन नॉट ऑफर एनी कमेंट ऑन द स्टोरी, मतलब वो स्टोरी पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहते। दिल्ली एयरपोर्ट पर पटना जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट के साथ एक बड़ा हादसा टल गया। एयरपोर्ट के टर्मिनल T2 पर एक मारुति स्विफ्ट डिजायर इंडिगो के पटना जाने वाले एयरक्राफ्ट के बेहद करीब तक पहुंच गई। गनीमत यह रहा कि कार एयरक्राफ्ट के अगले पहिए के पास जाकर रुक गई। इस घटना में एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। DGCA ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और कार ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है। इस वाकये की पूरी जानकारी के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास। दिल्ली एयरपोर्ट पे एक बड़ी घटना होते होते बची है, ऐसा साफ नजर आता है, क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल है उससे यही नजर आ रहा है जैसे सुरक्षा के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ हुआ है। दरअसल 2 अगस्त का ये मामला है, जिसमें एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार, जो कि गो अराउंड कार होती है, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे अमूमन कैबिन क्रू या पायलट को ले जाने के लिए होती है या विशेष यात्रियों को ले जाने के लिए होती है, तो ये गो अराउंड कार अपने निर्धारित जो रास्ता है उससे भटक करके ये एक इंडिगो एयरक्राफ्ट के काफ़ी नज़दीक आ जाती है। इतना नज़दीक कि जो इंडिगो एयरक्राफ्ट के आगे का हिस्सा होता है, जिसको नोज एरिया बोलते हैं, उसके नीचे आकर के रुकती है। और जो वीडियो वायरल है उसमें साफ नजर आता है कि ये कार बिल्कुल उस एयरक्राफ्ट के आगे वाले जो पहिया है उसके पास आकर के रुकती है, जो कि अपने आप में एक बड़ी दुर्घटना की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें बेहतर या अच्छी बात यही रही कि जो सूत्रों से पता चला है कि ना ही एयरक्राफ्ट को कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, ना ही किसी यहाँ पे लोगों को कोई चोट लगी है। ये एक बेहतर बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये कार अपनी निर्धारित रास्ते से क्यों भटकी, ये एक सवाल है जिसको फिलहाल तमाम एजेंसियां इसके जवाब तलाशने की कोशिश करें, क्योंकि जांच चल रही है। हालांकि जो ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा था, कार को, उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया कि क्या इसने कोई अल्कोहल या मदिरा का सेवन किया कि नहीं। हालांकि जो टेस्ट के नतीजा है वो नेगेटिव थे, लेकिन फिर भी ड्राइवर के साथ पूछताछ की जा रही है, पूरी घटना का पता किया जा रहा है। ये जो इंडिगो एयरक्राफ्ट है, जो कि स्टैंड 201 टर्मिनल 2 दिल्ली एयरपोर्ट पे पार्क था, इसको दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरना था, उसके पहले घटना होती है। हालांकि बाद में जब सब कुछ सामान्य हो गया तो ये एयरक्राफ्ट दिल्ली से पटना के लिए इसने उड़ान भरी, कोई डिले नहीं हुआ, यात्री भी सुरक्षित अपने मंजिल की तरफ पहुंच गए हैं। लेकिन फिलहाल एजेंसियां जांच करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये बड़ी लापरवाही हुई तो हुई कैसे। एनटीपीसी के 6,500 मेगावाट क्षमता वाले 10 थर्मल पावर प्लांट्स के लिए सरकार कोल लिंकेज एक्सटेंशन दे सकती है। 8 अगस्त को होने वाली स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी की बैठक में एनटीपीसी और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के पावर प्लांट्स के लिए लिंकेज एक्सटेंशन पर फैसला हो सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, अगले हफ्ते एनटीपीसी डीवीसी जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से एनटीपीसी के करीब 10 ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिनकी क्षमता 6500 मेगावाट से भी ज़्यादा है, उनको कोल लिंकेज एक्सटेंशन का फ़ायदा जो है वो दिया जा सकता है। दरअसल स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी की अगले हफ्ते 8 तारीख को एक अहम बैठक होने जा रही है, जिनमें इन सिफारिशों को मंजूर किया जा सकता है। ऊर्जा मंत्रालय ने ये सिफारिश की है कि इन पावर प्लांट्स को कोल लिंकेज का एक्सटेंशन दिया जाए, ताकि पावर जनरेशन में कोई रुकावट पैदा ना हो और ये लगातार जारी रहे। एग्जाम्पल के तौर पे डीवीसी का जो रघुनाथपुर पावर प्लांट्स है, उसको शक्ति स्कीम के तहत 2 साल का एक्सटेंशन देने की सिफारिश जो है ऊर्जा मंत्रालय ने की है। जहां तक एनटीपीसी का सवाल है, उसके कई ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिसके पास जो कोल लिंकेज का एक्सटेंशन है वो इसी महीने यानी कि अगस्त में ही एक्सपायर हो रहा है, लिहाजा एक्सटेंशन देने की सिफारिश की है। ऊर्जा मंत्रालय के हिसाब से एनटीपीसी का जो बाढ़ पावर प्लांट है, टंडा पावर प्लांट्स, उसको 4 साल तक ब्रिज लिंकेज एक्सटेंशन देने की सिफारिश जो है वो की गई है।
इन पावर प्लांट्स के साथ जो कोल ब्लॉक लिंक्ड है, दरअसल उसमें प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है कई वजहों से। कुछ में फॉरेस्ट क्लियरेंस का इशू है, एनवायरमेंट क्लियरेंस का इशू है, लिहाजा इसी को आधार बनाकर ऊर्जा मंत्रालय ने एक्सटेंशन देने की सिफारिश की है। कमेटी में कोयला मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग मंत्रालय के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं उसके हिस्सा हैं। साथ ही साथ नीति आयोग के टॉप ऑफिशियल्स, रेलवे बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स, एनटीपीसी और सीआईएल जैसी जो कंपनियां हैं उसके भी टॉप ऑफिशियल्स इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इंपोर्टेड कोयला और गैस बेस्ड पावर प्लांट को बिजली बेचने को लेकर जल्द ही राहत मिल सकती है। इसके लिए स्टेक होल्डर से सुझाव भी मांगे गए हैं। पूरी खबर क्या है बताने के लिए प्रकाश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स और गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय ने अब एक ऐसे प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है जिसके हिसाब से वैसी पावर जनरेशन कंपनियां जिनकी लागत ज्यादा है, जिनका वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, उन्हें पावर एक्सचेंजेस पर ज्यादा दर पर बिजली बेचने की इजाजत दे दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि वो 12 रुपए प्रति यूनिट से भी ज्यादा दर पर बिजली बेच पाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि पावर एक्सचेंजेस पर बिजली की दरों को नियंत्रण में रखने के मकसद से अप्रैल महीने में सीईआरसी ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें यह कहा था कि पावर एक्सचेंजेस पर हर तरह के मार्केट सेगमेंट में जो बिजली की दरों की अधिकतम सीमा होगी वो 12 रुपए प्रति यूनिट होगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी 12 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा दर पर बिजली नहीं बेच पा रही है। लेकिन अब उससे दिक्कत ये हो रही है कि वैसी कंपनियां जो कि इंपोर्टेड कोल पर चल रही हैं या फिर जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनका इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, उन्हें 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भी बिजली बेचने पर नुकसान हो रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने अब एक नए प्रस्ताव पर काम शुरू किया है जिसके हिसाब से डे अहेड मार्केट में ऐसी कंपनियों को ज्यादा दर पर बिजली बेचने की इजाजत दी जाएगी। अब इस प्रस्ताव पर सभी स्टेक होल्डर से कमेंट्स मंगाए गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में ये कहा है कि जो बिडिंग की प्रक्रिया होगी वो पहले जैसी ही होगी। जो न्यूनतम बिड तय किया जाएगा वो 0 पैसा प्रति यूनिट होगा और जो अधिकतम बिड होगा वो स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स के आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन किसी भी सूरत में ये जो दरें हैं वो 12 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा होंगी। जो बिडिंग की समय सीमा होगी वो 10 बजे से 12 बजे के बीच में तय की जाएगी और साथ ही साथ 21 दिन के अंदर सभी स्टेक होल्डर्स को इस प्रस्ताव पर अपने कमेंट्स जो हैं वो सौंपने हैं। एक तरफ इससे जहां डिमांड जब ज्यादा होगी बिजली की तो बिजली उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी और वैसे कंज्यूमर्स जो कि 12 रुपए से ज्यादा पे कर सकते हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, वो बिजली खरीद सकेंगे। साथ ही साथ उन पावर जनरेशन कंपनियों को भी फायदा होगा जिनका इनपुट कॉस्ट ज्यादा है। और अब बात बदलती बॉलीवुड इंडस्ट्री और दर्शकों की जो अब नई सोच के साथ फिल्में देख रहे हैं। इस बदलती हुई सोच का क्या पड़ रहा है फिल्म इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट, पेश है इसी पर हमारा स्वदेश विशेष। कोरोना काल के बाद कई सेक्टर में कई बदलाव आए हैं और इन बदलावों में फिल्म इंडस्ट्री भी अछूती नहीं है। खासकर सुपरस्टार्स के माया जाल से लोग निकल चुके हैं और यही वजह है कि कई फिल्में एक के बाद एक धड़ाधड़ तरीके से फ्लॉप हुई है। वजह कई है और उनमें से एक है फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस की फीस। जी हाँ, जो कई बार फिल्मों की आधी लागत वसूल लेते हैं ताकि नाम के सहारे फिल्म चल जाए। मगर अब ये ट्रेंड टूटता जा रहा है और बड़े नाम वाली फिल्में औंधे मुंह गिर रही हैं। आखिर क्या टूट रहा है सुपरस्टार का तिलिस्म? बता रहे हैं यहाँ पर बदल रहा है अब बड़े नामों का ये ट्रेंड। क्या अब बॉलीवुड को कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत है? नया ट्राई करना पड़ेगा या फिर बॉलीवुड को अपनी वर्किंग स्टाइल में चेंज करने का वक्त अब आ गया है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कहानी क्या है बॉलीवुड की जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, उस पर ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना काल के बाद बॉलीवुड के बड़े सितारों की एंट्री बड़े ही दमदार तरीके से पर्दे पर हुई, मगर जितनी दमदार एंट्री हुई उतनी ही फुस रही फिल्में। कई बड़ी बजट की फिल्में तो ऐसी थीं कि वो अपनी खर्च की आधी वसूली भी नहीं कर पाई। लेकिन इन फिल्मों के हीरो या हीरोइन मालामाल हो गए। जहां अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान हर फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस लेते हैं, जबकि आमिर खान फिल्म के प्रॉफिट का 80%। वहीं रणबीर कपूर, रणवीर सिंह की फीस 50 से 60 करोड़ रुपए है, तो कार्तिक आर्यन 40 करोड़ रुपए, शाहिद कपूर 35 करोड़ और वरुण धवन 30 करोड़ रुपए हर फिल्म की फीस लेते हैं।
और अगर इन स्टार्स की फिल्में 100 करोड़ के क्लब में ना पहुंचे तो इनकी फिल्में शायद नुकसान में ही रहेंगी। यानी कि कह सकते हैं कि इंडस्ट्री तो कंगाल हो गई मगर स्टार्स मालामाल हो गए। इसका नमूना हाल ही की फिल्में हैं। 4 साल बाद सुपरस्टार रणबीर कपूर और 40 साल बाद नीतू कपूर सिल्वर स्क्रीन पर लौटी, लेकिन इनका जादू नहीं चला। शमशेरा और जुग जुग जियो दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। शमशेरा के तो कई शो कैंसिल करने पड़े हैं। वहीं बीते कुछ हफ्तों में जयेश भाई जोरदार, शाबाश मिठू, हिट, खुदा हाफिज 2, रॉकेटरी, रन विद 34, जर्सी और हीरोपंती 2 जैसी फिल्में कब आई और कब गईं पता ही नहीं चला। इसकी तुलना में साउथ इंडियन सिनेमा आगे बढ़ता जा रहा है। किच्चा सुदीप की विक्रांत रोना ने पहले वीकेंड में 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई की है। कमल हासन की विक्रम ने 445 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि 777 चार्ली ने 113 करोड़ रुपए के करीब कमाई की है। मेजर, KGF 2, थॉर, जुरासिक पार्क 3 का सक्सेस भी दिखाता है कि फिल्म दर्शकों की कमी नहीं है, लेकिन कंटेंट की कमी बॉलीवुड में जरूर हो रही है। OTT के कंटेंट के समंदर में बॉलीवुड फिल्में फिसड्डी साबित हो रही हैं। दर्शक सिनेमा में पैसे खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन वहीं जहां उन्हें उसकी वैल्यू हासिल हो। अब सिर्फ बड़ा स्टार होना काफी नहीं, दर्शकों को ऐसी फिल्में चाहिए जिसके लिए वे उन फिल्मों के OTT तक आने का इंतजार न करें। ऐसी फिल्में जो फुल पैसा वसूल हों। रीमेक और सीरीज के दम पर कमाई एक तरफ, लेकिन एक के बाद एक फ्लॉप के बाद बॉलीवुड को अब अपनी आइडेंटिटी की तलाश है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे और बॉलीवुड के जाने माने नाम हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। आकाशदीप जो कि एक एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, मुर्तज़ा अली फिल्म क्रिटिक हैं, और ममता कामटेकर जंगली पिक्चर्स से हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास चर्चा में। तो मुर्तज़ा अली, आपके पास आऊँगी। सबसे पहले ये समझाएं हमें कि पैसा वसूल फिल्में बॉलीवुड क्यों नहीं बना पा रहा है, और ये दौर स्पेसिफिकली हम पैंडेमिक के बाद के दौर की बात कर रहे हैं, जहां पर एक से एक बड़े नाम की फिल्में आई हैं, लेकिन थिएटर में लोग नहीं पहुंचे हैं, भीड़ नहीं जुटा पाई है। डब्बा गुल हो गया है क्या बॉलीवुड का, हिंदी फिल्मों का? देखिए, जब भी किसी तरह का बदलाव आता है तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, और ये चीज पेंडेमिक से पहले भी मेरे जैसे बहुत सारे क्रिटिक्स बता रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्शन मॉडल है इसको चेंज करना पड़ेगा। आप कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं कर सकते कि 50 जब आपकी शुरुआत की मुर्तज़ा जी, वो क्या बदलाव की बात आप कर रहे थे? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो 50 से 60% अगर फिल्म का जो कॉस्ट है, अगर वो आप किसी एक्टर को दे रहे हैं तो बहुत उससे नुकसान होता है। आप समझिए 70 to 80% अगर आप प्रॉफिट एक इंसान लेके जा रहा है तो आपके पास प्रोडक्शन के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अभी मैं विक्रांत रोना का आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने बताया कि वो अच्छा बिजनेस कर रही है। 800 VFX आर्टिस्ट उस पर लगे थे। 800 VFX आर्टिस्ट ने जो काम किया है वो वर्ल्ड क्लास काम किया है। उसका एक खर्चा होता है, एक कॉस्ट होती है। लेकिन अगर 50 करोड़ की फिल्म में 30 करोड़ एक्टर ले जाएगा तो 20 करोड़ में क्या क्या निकलेगा? बाकी एक्टर्स की फीस, डायरेक्टर की फीस, VFX के लिए कुछ निकलेगा ही नहीं। अगर आप लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस आज के टाइम में नहीं देंगे तो लोग OTT पे अपने छोटे स्क्रीन पे फिल्म देख लेंगे। अगर आपको बड़े पर्दे में लेके आना है उनको फिल्म देखने के लिए पैसा खर्च के, तो उनको लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, उनको मार्वल लेवल का कंटेंट चाहिए, उनको बाहुबली लेवल का कंटेंट चाहिए। अगर आप ये नहीं दे पाएंगे और आपका VFX वर्ल्ड क्लास नहीं होगा, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो नहीं आएंगे। वो कहेंगे ठीक है, मोबाइल में बाद में मूवी देख लेंगे, हम क्यों 500 रुपए का टिकट खरीद के जाए मूवी देखने। चलिए, तो आपने जो बातें हाईलाइट की हैं, और आपने ये सही बिल्कुल कहा कि आप पैंडेमिक के पहले से इस दौर के आने की बात या इसके संकेत जो साफ तौर से दिखाई दे रहे थे वो आपने उजागर किए हैं। लेकिन ममता जी, क्या क्लियरली अगर मुर्तज़ा जी को ये बात समझ में आ सकती है तो हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को ये बात समझ में नहीं आ सकती? उनका तो काम ही है ना फिल्म बनाना। आपके कारोबार की पकड़ तो तभी बनेगी जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ होगी। ये सिग्नल तो बहुत पहले आ चुका था, ये मिस कैसे हो गया? क्यों हमने इस ट्रेंड को पहले से नहीं भापा? ऐसा नहीं है ना कि OTT कहानी अभी नहीं है, OTT की कहानी तो बहुत पुरानी है, जोर पकड़ा है पैंडेमिक के दौरान, लेकिन हमने ऐसे क्यों समझ लिया कि ये कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगा और जो बड़े नामी सितारे हैं उनका पूरा ही डब्बा गुल हो जाएगा? जी, दो बातें हुई है पैंडेमिक के वक्त। एक है जो अपना कंटेंट है वो डायरेक्टली स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे आने लग गया, और दूसरा जो थिएटर्स में भी आ रहा था वो 4 हफ्ते में आने लग गया। तो अभी इसके वजह से लोगों को आदत भी हो गई है कि मैं क्यों थिएटर जाऊं जब घर पे
कंटेंट इतना जल्दी आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि लोग थिएटर्स नहीं जा रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे, भूल भुलैया ने फिर भी 175 क्रॉस किया है, RRR ने फिर भी वो बिजनेस किया है, गंगूबाई ने 80 क्रॉस प्लस किया है। तो लोग जा रहे हैं, लोग सिलेक्टिवली जा रहे हैं, लोग वो फिल्म्स देखने जा रहे हैं जहां पर उन्हें वो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मिले। और ये आई थिंक जो सर कह रहे थे उससे रिलेट भी करता है कि अगर आप कॉस्ट में फिल्म बनाओ तो वो किस पर्दे पे आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर आप वो इतनी महंगी पिक्चर बनाओ तो आपको दोनों मीडियम से रेवेन्यू लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिल्म की फीजिबिलिटी के लिए। और जो हम हाल ही में देख रहे हैं कि स्ट्रीमर्स भी है वो अपना कंटेंट कम अक्वायर कर रहे हैं, जितना वो कोविड में कर रहे थे उतना नहीं कर रहे हैं। थिएटर्स में फिल्म सिलेक्टिवली चल रही है, तो ये एक फेज है इंडस्ट्री के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये फेज फॉरएवर रहेगा, ये शायद थोड़े महीनों के लिए रहेगा। करेक्शन होगा जो होना चाहिए। ये आई थिंक 7, 8, 9 साल पहले भी आया था एंड होपफुली ये वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस एंड वी विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। पर ऐसा नहीं है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कॉस्ट बढ़ रहे हैं, पर अगर आज टैलेंट वो कॉस्ट सारे के सारे चार्ज करे तो दैट हैज टू बी द इंडस्ट्री कमिंग टुगेदर टू फिगर आउट हाउ टू डू ये दिस। एक फेज है और आप इस फेज को 8 से 9 साल पहले के फेज से कंपेयर कर रही हैं, जबकि ओटीटी नहीं था मेरे ख्याल से। तब अगर विदेशों में इसका चलन था तो हम बस यही सोचते थे कि ये भारत में जब आएगा तब हम भी ओटीटी पर फिल्में देख पाएंगे। ऑनलाइन यूट्यूब पे तो हालांकि बहुत सारी फिल्में आ जाती थी, शॉर्ट फिल्म भी लोग लॉन्च कर दिया करते थे। लेकिन अब आपके पास जो वैरायटी है, आपके कंसर्न्स बिल्कुल सही है, जो ओटीटी आपको वैरायटी दे रहा है। हो सकता है ये एक फेज हो, लेकिन फेज के साथ साथ अब ये कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ गया है। दूसरा एक बात जो मेरे ख्याल से आकाशदीप जी मुझे आपसे समझनी है वो ये है कि बड़े सितारों वाली जो फिल्में हैं वो अब तो खैर ऑडियंस जुटा ही नहीं पा रही है। और जहाँ तक उनकी कंटेंट की बात है, फिल्मों की कंटेंट की बात है, अगर मैं सलमान खान का एग्जांपल दे सकूं, उनकी फिल्मों में तो कभी भी हम कंटेंट देखते ही नहीं थे। वो तो स्टार ही इतने बड़े हैं कि वो तो ऐसे ही भीड़ इकट्ठा कर लिया करते थे। वो स्टार पावर भी बिल्कुल काम नहीं आ रही है। तो लोग कंटेंट कॉन्शियस हो गए हैं, मनी कॉन्शियस हो गए हैं। किस तरह से मानसिकता सिनेमा के लिए लोगों की बदली है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान लोगों ने अब इतना वर्ल्ड सिनेमा भी देख लिया है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड उनके टेस्ट में पहले 3 पायदान में कहीं नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है इतना। हालांकि मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा कि कोविड में ट्रेंड चेंज हुआ है। पीपल आर नाउ आराम से घर पे बैठ के फिल्म देख रहे हैं और 1, 1.5, 2 साल में आदत हो गई है, पैटर्न चेंज हो गया है। अगर बॉलीवुड की क्योंकि हम बात करें, कोई ऐसी फिल्म आए जो हमें उस लेवल पे एक्साइट करे कि हम थिएटर में जाके एक एवरेज 400-500 रुपए खर्चा करें, जबकि हमको पता है कि उस 400-500 में ऑलमोस्ट पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जिसमें हम ढेर सारी चीजें देख सकते हैं। तो उस तरह की एक्साइटमेंट बड़े पर्दे के सिनेमा की जब तक नहीं आएगी, हम सोचेंगे यार 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद हम घर पर ही देख ले। अब इसको वरिंग ट्रेंड नहीं कहना चाहिए। अगर ओटीटी पे फिल्म जल्दी आ जाती है तो आप ये भी सोच के चलिए कि उन ए-लिस्टर्स की फिल्में 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़ डिजिटल राइट्स का पाती है। तो जो थिएटर में नहीं जाके लॉस हो रहा है वो ओटीटी से रिकवर हो रहा है। ओटीटी अब एक बहुत बड़ी अर्निंग टेरिटरी बन गई है। तो ये फिल्में नहीं चल रही हैं, दिस इज डेफिनेटली अ कॉज फॉर वरी। लेकिन बॉलीवुड में हमेशा अगर आप देखो 25% फिल्में चलती हैं, 5-10% ब्रेक इवन होती है, बाकी लूज करती है। देश में मंकी पॉक्स के मामलों की तादाद 9 तक पहुंच गई है। दिल्ली से मंकी पॉक्स का तीसरा केस सामने आया है। एक और नाइजीरियाई व्यक्ति में वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं दिल्ली में मंकी पॉक्स के पहले मरीज को LNJP अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में मंकी पॉक्स पर एक सवाल के जवाब में कहा कि मंकी पॉक्स से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी कोविड की तरह तेजी से नहीं फैलती, बल्कि नजदीकी संपर्क में आने पर ही यह संक्रमण फैलता है। उन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स संक्रमण की जांच के लिए देश में 15 संस्थानों को चुना गया है और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे संस्थानों को भी शामिल किया जा सकता है। मंकी पॉक्स उस स्मॉल पॉक्स के नजदीक का डिसीज है और स्मॉल पॉक्स के लिए टीका का रिसर्च हुआ था। मंकी पॉक्स के लिए अभी टीका का रिसर्च बहुत लिमिटेड
रूप में किया गया है या तो वो अभी एकदम लिमिटेड स्टडीज ऑन द एफिकेसी एंड सेफ्टी पर काम हो रहा है। केवल जब यूरोप में ज्यादा केस दिखाई दे रहा है, आज कुल मिला के दुनिया में 78 कंट्री में 18,000 केस आइडेंटिफाई किए गए, उसमें से 5 से 6 लोगों की मृत्यु हुई है। और जहां ये केस ज्यादा दिखाई दे रहा है, एक कंट्री में एक अभी कोई उसका डिटेल स्टडी नहीं हुआ है, लेकिन एक अंकारा जो एक स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन था उसके नजदीक का एक वैक्सीन वो आज लगाना शुरू किया है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके जो नजदीक के लोग हैं उसको लगाया जाता है, लेकिन वो डिटेल स्टडी करके बना हुआ वैक्सीन नहीं है। और WHO ने भी कहा है कि उसका सार्वजनिक वैक्सीनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जहां कोई ऐसा केस आइडेंटिफाई किया जाए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके नजदीक वाले लोगों को वैक्सीनेशन करना है। वो यूरोप में हो रहा है। इंडिया में भी ये वायरस को, मंकी पॉक्स वायरस को आइसोलेटेड हमारे साइंटिस्टों ने कर लिया है और उन्होंने ICMR ने एक एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लोट किया है, जैसा कोरोना वायरस के लिए किया था। जब पहले वायरस को आइसोलेटेड किया जाता है, आइसोलेटेड करके रिसर्च और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए उसको और इंस्टीट्यूट को बुलाई जाती है। ऐसी सभी देश की इंस्टीट्यूट के लिए एक एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया है। उसके आधार पर जो भी हमारे इंस्टीट्यूट, जो भी हमारे साइंटिस्ट आगे आएंगे, उसको आइसोलेटेड किया हुआ वायरस उसको दिया जाएगा ताकि वो देश में ही मंकी पॉक्स वैक्सीन का रिसर्च कर सके और बना सके। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मंकी पॉक्स के वैक्सीन को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी। बहुत अच्छी हमेशा तरह हम वैक्सीन की सब तैयारी कर रहे हैं और मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया। अभी देखिए हम बेबी स्टेप्स ले रहे, देखेंगे जो मंकी पॉक्स की वैक्सीन जरूरत है कि नहीं हमारे देश में, बट हम रिसर्च पूरी तरह से कर रहे हैं। बहुत सारे वैक्सीन कंपनीज भी रिसर्च कर रहे हैं। मंकी पॉक्स का कोई अभी केस राजस्थान में नहीं है। कल एक भरतपुर से और एक किशनगढ़ अजमेर से रेफर होके आए हैं। उनमें जो लक्षण है जिस तरह के हैं, उनका सैंपल हमने लेकर पुणे भिजवा दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा मंकी पॉक्स है या नहीं है। और पूरी सावधानी है हमारे पास, जैसे कोविड से लड़े थे उस तरह इसकी भी पूरी तैयारी है। पर अभी कोई केस, अब तक कोई केस राजस्थान में मंकी पॉक्स का नहीं है। देखिए, देश में मंकी पॉक्स केसेस का आंकड़ा अब 8 तक पहुंच गया है। आज दिल्ली में तीसरा मंकी पॉक्स का केस पॉजिटिव पाया गया है। एक नाइजीरियन नेशनल में ये पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये संख्या 8 तक पहुंच गई। लेकिन आज दिन में मनसुख मंडाविया पार्लियामेंट में भी आंसर्स दे रहे थे। उन्होंने साफ कर दिया है कि देश पूरी तरह से तैयार है मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए। और उन्होंने ये भी बताया है कि जब भी पहला केस रिपोर्ट तक नहीं किया गया था, उसके पहले केंद्र सरकार ने ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू कर दी थी स्टेट गवर्नमेंट्स को। इसके अलावा हर एयरपोर्ट में इंटरनेशनल पैसेंजर्स को स्क्रीन किया जा रहा है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि चाहे वो केरला की सरकार हो, उनको पूरा सपोर्ट रहेगा, या अगर देश में कोई और राज्य की सरकार हो, अगर उनको मंकी पॉक्स से रिलेटेड मदद चाहिए तो केंद्र सरकार उसके लिए रेडी है। इसके अलावा मनसुख मंडाविया ने यह भी बताया कि मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए एक टास्क फोर्स बना दी गई है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सरकार ने साफ कर दिया है कि मंकी पॉक्स के केसेस से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से रेडी है। और जहां तक टोटल टैली की बात आती है तो देश में फिलहाल 8 मंकी पॉक्स के केसेस रजिस्टर कर दिए गए हैं। लोकसभा के बाद वित्त मंत्री ने आज महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफे की बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी कई विकसित देशों की तुलना में काफी बेहतर हालात में है। Indian economy, compared to the situation prevailing in many of our peer groups and compared to the situation in many of the developed economies, is definitely much better. But that does not mean that we are running away from saying, because, like some of the members have said, imported inflation, and because of the imported supply chain related problems and global commodity prices, we are being impacted. These are realities and we are here to answer and discuss on them. Nobody is saying, or nobody is in a denial about price rise. That the point on the GST decision-making process is understood. I want to tell
honorable members as to who were in the fitment committee. The fitment committee consists of top commissioner level officers from Rajasthan, West Bengal, sorry, I've misplaced a paper, but I will read it. I'll get the details. Okay? That is at the fitment committee level. After that comes the group of ministers. Who are the group of ministers in this? West Bengal, Rajasthan, Kerala, Uttar Pradesh, Goa, Bihar. They have considered the decision given by the fitment committee. And after that it went over again to the group of ministers which is looking at rationalization of rates, looking at the correction of inverted duty structure in the taxation, where you pay higher tax when you're buying the raw material but pay lower tax when you're selling the product. For that also a group of ministers which is headed by the Chief Minister of Karnataka. And in that too, who are the ministers again? Punjab, Chhattisgarh, Rajasthan, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana and Kerala. All of them agreed. All of them agreed, sir. And agreed without any difference. कमोडिटी मार्केट का दायरा बढ़ाने के लिए ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश कमोडिटी की ABCD का वक्त हो चला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम हर दिन आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में लेकर आते हैं और इसे लेकर मौजूद है मेरे सहयोगी विश्व मोहन। एक बार फिर विश्व मोहन, बताइए आज कौन सा टॉपिक लिया है आपने कमोडिटी की ABCD में? किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की एफपीओ को होता क्या है? किसानों द्वारा आपस में ही बनाया एक संगठन है जो आपसी तालमेल के लिए बनाया जाता है और किसानों के हित में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर एफपीओज में मिनिमम अगर एफपीओ फॉर्म करना है आपको तो 11 किसान होना ज़रूरी है और जो एक कलेक्टिव डिसीजंस ले लेते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा इनको कई तरह के मिलते हैं। एफपीओज को फ़ायदा ये होता है कि इनपुट साइड की पहले अगर बात करें किसानों की, खाद, बीज, मशीनरी, इक्विपमेंट, जो भी इनपुट किसानों के पूरी वैल्यू चेन के लिए लगती है वो तमाम वो बार्गेन करके किफ़ायती दाम में ले सकते हैं। इसके अलावा फ़ायदा ये होता है अगर आपको किसान को लोन लेना है, इंश्योरेंस करवाना है, तमाम ऐसे मुद्दे एफपीओज के जरिए अगर जाते हैं किसान के जो एफपीओज के मेंबर्स हैं उनको फ़ायदा होता है, बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ जाती है। साथ ही मार्केटिंग, वेयरहाउसिंग, रखरखाव, स्टोरेज कॉस्ट सब इनके लिए कम हो जाता है और कलेक्टिव वो बार्गेनिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है कि अपनी बातें वो सरकार तक एफपीओ के जरिए आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब बात आती है अब तीसरी की आर्थिक सहायता इन्हें कैसे मिलती है। अगर एफपीओज में अगर मैदानी इलाके का कोई एफपीओ है, 300 से ज़्यादा मेंबर उनके हो गए हैं, तो सरकार उन्हें खेती के खर्चों के लिए 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी करती है। वही अगर आप पहाड़ी इलाके के एफपीओज हैं, वहाँ पर 100 किसान आपके संगठन में हैं, तो आपको फिर ये सहायता 15 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन अब ये फॉर्म कैसे होगा, बनाया कैसे जाता है, उस बात को भी आप देख ले। सबसे पहले आपको sfacindia.com पर जाना है और अपना संगठन का नाम पहले सोच लीजिए, फिर कंपनी एक्ट के तहत इसे रजिस्टर करवा लीजिए। फिर इस वेबसाइट पर जाएं sfacindia.com पर और एफपीओ ऑप्शंस पे क्लिक करें, फिर जो भी ज़रूरी दस्तावेज हो वो वहाँ पर अटैच करें और इसके लिए आपको किसान होना ज़रूरी है, एक पहली ज़रूरत है। इसके अलावा आप यहाँ के नागरिक होने चाहिए। फिर तमाम जो भी ज़मीन से जुड़े हुए दस्तावेज, सभी मेंबर्स के डिटेल्स, तमाम दस्तावेज आप देंगे, आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र, सब कुछ हो जाएगा। फिर आप एक यहाँ पर एफपीओ फॉर्म कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे अपनी एफपीओज की जो क्षमता है, मेंबरशिप है, उसे बढ़ा सकते हैं और फिर सरकारी मदद भी इसका उठा सकते हैं। और यही नहीं, एक्सचेंज की तरफ से भी काफ़ी मदद दी जाती है, एफपीओज के मेंबर्स को इंसेंटिव दी जाती है ताकि एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोड्यूस को, अपने उत्पाद को हेज भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर्स ऑप्शन मार्केट में भी काफ़ी मदद दी जाती है और इंसेंटिव एक्सचेंज की तरफ से दी जाती है। तो ये कुछ बारीक बातें हैं एफपीओज की।
कॉमनवेल्थ खेलों में आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। 92 साल के इतिहास में पहली बार भारत ने लॉन बोल्स में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय महिला टीम ने लॉन बोल्स में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराया और इसी के साथ कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को चौथा गोल्ड मेडल हासिल हो गया है। अब भारत के खाते में कुल 10 पदक हो चुके हैं। 2022 के कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के पास अब तक कुल 10 मेडल हो गए हैं। इनमें 3 गोल्ड हैं। भारत को जूडो में सुशीला देवी ने सिल्वर और विजय कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जिताया। इसी के साथ भारत के खाते में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हो गए हैं। भारत ने सबसे ज़्यादा 7 मेडल वेट लिफ्टिंग में जीते हैं, जबकि 2 पदक जूडो में आए हैं। वहीं हरजिंदर कौर ने वेट लिफ्टिंग के 71 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। वहीं लॉन बोल्स और बैडमिंटन मिक्स टीम ने भी भारत के मेडल पक्के हो चुके हैं। लॉन बोल्स में तो भारत ने स्वर्ण पदक जीत भी लिया है। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बना हुआ है। अब तक इसने 71 पदक जीते हैं, जिसमें से 31 गोल्ड, 30 सिल्वर और 20 कांस्य पदक शामिल हैं। 10 मेडल जीतने के बाद भारत इस समय पदक तालिका में 6ठे स्थान पर है। 10 पदकों में भारत के खाते में, जैसा हमने आपको बताया, 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 कांस्य पदक आए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को रफ्तार देने के लिए आज से तिरंगा उत्सव का आगाज हो चुका है। इस कड़ी में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी बदलकर वहां तिरंगे की तस्वीर लगा ली है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर हर घर तिरंगा एंथम लॉन्च किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में लोगों से भी अपनी सोशल मीडिया डीपी में तिरंगे की तस्वीर लगाने की अपील की थी। दरअसल सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत इन 3 दिनों में 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की प्लानिंग है। सैतालीस तक 25 साल के अंदर हम सब भारतीय इकट्ठा होकर ये सारे संकल्पों को अगर पूरा करते हैं तो भारत माता निश्चित रूप से विश्व गुरु के स्थान पर बैठी हुई दिखाई पड़ेगी। इस संकल्पना के साथ आजादी के अमृत महोत्सव का हम प्रारंभ कर रहे हैं, मना रहे हैं और एक घर घर तिरंगा पूरी दुनिया में एक संदेश है कि भारत का हर नागरिक हमारे संविधान निर्माताओं की कल्पना के अनुसार, हमारे संविधान की कल्पना के अनुसार, हमारे संविधान की अपेक्षा के अनुसार एकजुट होकर भारत के विकास, भारत की समृद्धि, भारत की सुरक्षा और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर 25 साल तक काम करने वाला है। इसका परिचायक ये घर घर तिरंगा का। और स्वदेश आर के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।